नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेज हिंडौन सिटी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, हम लोग कारकों की चर्चा कर रहे थे और प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक को लेकर हमने बात अपनी पूरी कर ली थी। सेकंड जो हमारा कारक अब स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों कर्म कारक, और कर्म कारक में हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कर्म कारक की जो विभक्ति होती है उसका नाम है द्वितीया। कर्म कारक की विभक्ति का नाम क्या होता है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति होती है। और हम बात करें तो कर्म कारक का जो पहचान चिन्ह होता है वो क्या होता है? को। क्या होता है? को। जैसे कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह हमने ने बताया था, तो कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। कर्ता ने कर्म को। ऐसे ही करण की अगर हम बात करें तो करण का मतलब होता है से या के द्वारा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्टली हम कि कर्म होता क्या है, किसे कहते हैं कर्म, कर्म की परिभाषा क्या होगी, कर्म के संबंध में सूत्र क्या होगा। दोस्तों, कर्म का विधायक सूत्र होता है कर्तुरीप्सितमं कर्म। क्या हो जाएगा? कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरीप्सितमं कर्म मतलब सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि कर्ता के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहा जाता है। तो इसकी हिंदी परिभाषा को तो हम बाद में लिखेंगे, फिलहाल इसको खोल लेते हैं एक बार। तो इसको खोल के निकल के आएगा कर्तु प्लस ईप्सिततमं कर्म। कर्तु ईप्सितमं कर्म मतलब कर्तु जो रूप है वो पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन होता है। तो इसको षष्ठी एक वचन में हम बात करेंगे। किसके रूप में बात करेंगे दोस्तों? षष्ठी का एक वचन के रूप में पहचान करेंगे इसकी। ईप्सितमं का मतलब हम बात करें तो प्रथमा का एक वचन। एक सेकेंड, दोस्तों वापस से ले लेता हूं थोड़ा सा। ये को हो गया ईप्सित तमम। ईप्सितमम, तो ये जो रूप है ये प्रथमा का एक वचन का रूप हो जाएगा और कर्म का मतलब प्रथमा का एक वचन। तो कहने का मतलब सीधा सीधा क्या निकल गया? कर्ता के द्वारा। ईप्सितमम का मतलब सर्वाधिक चाहा जाता है जिसको, कर्म माने उसको अपन कर्म कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा क्या बन जाती है? देखिए, कर्म की परिभाषा क्या हो गई? कर्ता द्वारा जिसे कर्ता के द्वारा या कर्ता द्वारा लिख सकते हैं आप, कर्ता के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहा जाता है, सर्वाधिक चाहा जाता है। अर्थात वाक्य का वह पद जो कर्ता का सबसे प्रिय होता है, कर्ता का सबसे प्रिय होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? कर्म संज्ञा। यानी कि कर्ता के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहा जाएगा उस वाक्य का वह पद कर्ता का सबसे प्रिय होगा और उसकी अपन कर्म संज्ञा करेंगे। ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी, सबसे प्रिय और उसकी संज्ञा का नाम कर्म संज्ञा। मित्रों आगे हम बात करें सेंटेंस को लेकर, जैसे कि किस तरीके का सेंटेंस जो होगा उसको हम कर्म के रूप में बताएंगे। तो सेंटेंस में बता रहा हूं यथा, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है तो क्रिया हो गई दोस्तों, पढ़ना। लेकिन राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक।
तो अपन एक बात भी कर लेते हैं कि कर्ता के द्वारा क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न किए जाने पर मिलने वाला उत्तर कर्म होता है। ऐसा हम लोग कई जगह पढ़ चुके होते हैं कि कर्ता जब क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न करेगा तो मिलने वाला उत्तर क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। तो जैसे मैं कह दूं राम क्या पढ़ता है, उत्तर आ रहा है कर्म। ठीक वैसे ही इससे तो पहचान होगी। दोस्तों कई बार क्या होता है, कर्म कई प्रकार के होते हैं। मुख्य कर्म है, गौड़ कर्म है, उक्त है, अनुक्त है। तो उक्त अनुक्त की बात तो हम प्रथम विभक्ति के अंतर्गत अभी करके चले। दोस्तों अब यहां पर मुख्य कर्म और गौड़ कर्म की बात आ जाएगी। तो मुख्य कर्म और गौड़ कर्म को लेके भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि मुख्य कर्म क्या है और गौड़ कर्म क्या है। सीधा सीधा समझ लीजिएगा मित्रों, जहां वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो तो होगा मुख्य कर्म। और गौड़ कर्म हमेशा आता है द्विकर्मक धातुओं के योग में। तो गौड़ कर्म की पहचान करने के लिए आपको दिमाग में रखना है कि जिस कर्म के साथ अपादान आदि कारक की विवक्षा हो रही होती है वह कर्म आपका गौड़ कर्म होता है। अब आप लोगों के सामने समस्या कि अपादान आदि कारक की विवक्षा को मतलब क्या है, चिंता नहीं करो बताऊंगा। एकतितम च नियम पढ़ेंगे इस कारक के अंतर्गत हम, वहां 16 द्विकर्मक धातुओं की चर्चा करने वाला हूं, तब जाके इस गौड़ कर्म को भी क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, राम पुस्तक पढ़ता है तो यहां पर राम तो हो गया क्या, कर्ता, और पुस्तक क्या हो गई, पुस्तक हो गया कर्म, और पढ़ता है दोस्तों ये क्या हो गई, क्रिया। तो कर्ता कर्म क्रिया। अब तक तो हमने केवल प्रयोग सीखा था कर्ता और क्रिया का। अब यहां से बात करें तो द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक से एक नई चीज और बढ़ जाती है वाक्य में, जिसका नाम है कर्म। तो देखो, कर्ता और क्रिया का प्रयोग तो हम अब तक सीखते ही चले आ रहे हैं। अब हमको वाक्य रचना के इस प्रकरण में, इस संदर्भ में एक नया टॉपिक और जुड़ जाता है, इसका नाम है कर्म। तो कर्म की पहचान कैसे करेंगे, कर्म के लिए हम लोग क्या क्या चीजें प्रयोग में लाएंगे, कर्म के अंतर्गत कौन सी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे मित्रों, तो ये चीजें और बढ़ जाती हैं। दोस्तों राम पुस्तक पढ़ता है, राम कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ता क्रिया हो गई। सेंटेंस में लिख रहा है कर्ता के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहा जाता है, कर्ता के द्वारा जिसे, कर्ता के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहा जाता है, अर्थात वाक्य का वह पद जो कर्ता का सबसे प्रिय होता है। तो पढ़ने की क्रिया किस पे चल रही है, पुस्तक पर। तो राम पढ़ किसको रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो राम के लिए प्रिय क्या हो गई, पुस्तक हो गई। तो राम के लिए प्रिय क्या हो गई, पुस्तक। तो पुस्तक में क्या लग गया दोस्तों, कर्म। अब ये कर्म कैसा हो गया, ईप्सिततमम कर्म हो गया, मतलब सबसे ज्यादा चाहने वाला हो गया, ये सबसे ज्यादा प्रिय हो गया कर्ता के लिए, सबसे ज्यादा प्रिय हो गया। तो इस कर्म में हम लोग कौन सी विभक्ति लगाएंगे, उस विभक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा नियम बनता है कर्मणि द्वितीया। नियम क्या बनता है, कर्मणि द्वितीया। अगर आपसे पूछ ले कि कर्म विधायक सूत्रम किम, तो कर्म विधायक सूत्रम तो हो जाएगा कर्तुरीप्सितमम कर्म। और अगर आपसे पूछे कि कर्म में विभक्ति कौन सी लगती है, किस सूत्र से लगती है, तो नियम लगेगा कर्मणि द्वितीया। तो अपन बात करेंगे वाक्य में कारकों में, वाक्य में ऐसे लिखना है, कारकों में वाक्य में प्रयुक्त होने वाले ईप्सित कर्म में द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। दोस्तों क्लियर सी बात है, कर्मणि द्वितीय नियम है, कारकों में वाक्य में प्रयुक्त होने वाले ईप्सित कर्म में, क्या कहा गया यहां पर क्लियर से, ईप्सित कर्म में। ये कर्म भी स्पेशल बता दिया कि ईप्सित कर्म में कौन सी व्यक्ति लगेगी, द्वितीय व्यक्ति लगेगी। ये दिमाग में आपको रखना है मित्रों। आगे कर्मणि द्वितीय से जब यहां पर द्वितीय लगा ही रहे हैं तो कैसे कैसे लगेगी, वाक्य प्रयोग देख लेते हैं।
सेंटेंस नंबर 1, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, सीता भोजन पकाती है। भोजन पकाती है। एक सेकेंड, नहीं, सीता फल खाती है, ऐसे लिखो, क्योंकि पकाना क्रिया द्विकर्मक है और द्विकर्मक की बात हम आगे करने वाले हैं। सीता फल खाती है। तीसरा सेंटेंस दोस्तों, गीता गीत लिखती है। दोस्तों ऐसे ही अगला सेंटेंस नंबर 4 हम लोग बात करें, लकारों की बात कर लेते हैं। केवल ये लट लकार की बात हो रही है, अब चेंज करके देख लें। जैसे मुकेश पुस्तक पढ़, ऐसे अगला सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, रमेश रामायण पढ़े। दोस्तों अगला सेंटेंस, किशोरी वृंदावन जाए। दोस्तों इससे अगला सेंटेंस, संतोष पत्र लिखेगा। तो देखिए यहां पर लट लकार के वाक्य हैं ये तीनों। ये आपका कैसा है, जहां आज्ञा निवेदन आदेश का भाव बताया वो लोट लकार का वाक्य हो गया। ये पढ़े, यहां भी आदेश निवेदन का वाक्य हो रहा है, सीधी सी बात है, रमेश रामायण पढ़े। और जैसे बात आ गई वृंदावन जाए, मतलब उसको आदेश का आदेशात्मक वाक्य आ रहा है। और लिखेगा, संतोष पत्र लिखेगा, इसका मतलब ये भविष्यकाल की बात आ रही है। तो हम लोग केवल यहाँ पर द्वितीया का नियम भी सीखेंगे प्लस कर्ता का प्रयोग भी सीखेंगे। कैसे, देखिए राम है पुस्तक को पढ़ रहा है, तो राम यहाँ पर एक वचन का कर्ता है, तो एक वचन के कर्ता अनुसार एक वचन की क्रिया लगानी है। अब किस काल के अनुसार लगानी है क्रिया, तो देखो वाक्य में ता है, ती है, ते हैं जहां आते हैं, मैंने आपको बताया कि वहां से हम लोग पहचान करके लाते हैं किसकी दोस्तों, लकार की। तो लकार की पहचान हमें हो रही है कि ये लट लकार का वाक्य है। तो लट लकार में हमने धातु रूप बनाने का तरीका बताया था, अति अत अंति असी अथ अथ आमी आवे आमे। तो दोस्तों यहां से हम लोग देख लेते हैं, सेंटेंस बनेगा हमारा रामः, क्योंकि ये प्रथमा का एक वचन का रूप है। पुस्तक आपका कर्म है, तो कर्म में द्वितीय लगाएंगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो ये द्वितीय का एक वचन हो गया। और पठना जो क्रिया है वो दोस्तों आपके लट लकार की है, इसलिए राम के अनुसार पढ़ना क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लग जाएगी। तो राम है पुस्तकम पठती, ये वाक्य आपका बन गया। अब हमें मेनली ध्यान क्या देना था कि जो पुस्तक नाम का जो ये है कर्म, इप्सितम कर्म, इसमें हमने द्वितीय लगा दी है। बस ये बात हमको सीखनी है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं। अब हमको सेंटेंस के अंतर्गत इसका निरूपण करके देखना है, तो हमने कर्म को निरूपित करते देख दिया, और निरूपित यदि कर दिया है तो आपको समझ में आता जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं। सीता फल खाती है, मित्रों सीता कर्ता एक वचन का है, कर्ता एक वचन का है, तो फल भी आपका कैसा एक वचन का है, तो सीता फलम। और खाती है, ये भी लट लकार की क्रिया है, तो खादती हो जाएगा, सीता फलम खादती। तो दोस्तों यहाँ फलम जो है ये भी आपका कैसा कर्म है, इप्सितम कर्म है। और इप्सितम कर्म में हम लोग द्वितीय लगा रहे हैं, कर्मणि द्वितीय नियम से। गीता गीत लिखती है दोस्तों, तो गीता जो करता है यहाँ पर वो एक वचन का है, तो गीता हो जाएगा, आकारांत का रूप है, इसलिए विसर्ग विसर्ग आते नहीं है इसमें। और दोस्तों गीता के लिए गीता ही लिखेंगे। अब गीत जो रूप है, गीतम गीते गीतानी, तो ये गीतम जो है दोस्तों ये कर्म हो गया, कैसा कर्म हो गया, इप्सितम कर्म हो गया, इसलिए इसमें द्वितीय लगा दी हमने। अब गीता एक वचन का करता है, तो लिखती क्रिया भी यहां पर एक वचन की लग जाएगी, तो गीता गीतम लिखती, ऐसे सेंटेंस हमारा बन जाएगा। मुकेश पुस्तक पढ़, लोट लकार आज्ञार्थक काल का वाक्य है, क्योंकि उसको आदेश दिया जा रहा है कि मुकेश खड़ा हो तू पुस्तक पढ़। तो दोस्तों यहां पर इसको सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, मुकेश
मुकेशः, मुकेश ऐसे कह दिया, मुकेश पुस्तक पढ़, तो मुकेश कह दिया हमने। अब इसमें हम लोग सेंटेंस को बनाएं कैसे, मुकेश पुस्तक पढ़। आज्ञा निवेदन का भाव है दोस्तों, कर्ता अन्य पुरुष का है तो क्रिया अन्य पुरुष की लगाएंगे, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे, तो मुकेश है पुस्तकम पठतु। मुकेश है पुस्तकम पठतु, ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों कि पुस्तक पढ़ ऐसे कहा जा रहा है, तो पुस्तक पढ़ इसमें तू का भाव छुप रहा है, मुकेश तू पुस्तक पढ़। तो मुकेश को यहां पे टारगेट नहीं करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा तू को, और तू के अनुसार क्रिया रूप लगानी पड़ेगी हमको। तो मुकेश है त्वम पुस्तकम पठ, मुकेश है पुस्तकम पठ। इसको यदि मैं ऐसे करता हूं तो दोस्तों ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यहां पर तू छुप रहा है, मुकेश तू पुस्तक पढ़ ऐसे करके कहा जा रहा है। यदि ये लिखा जाता कि मुकेश पुस्तक पढ़े तो दोस्तों इसके साथ में हम पठतु क्रियापद लगा देते। अब यहाँ पर केवल पढ़ तक की बात आ रही है, मुकेश पुस्तक पढ़, इसका मतलब वहां पर मध्यम पुरुष की तरफ टारगेट करके कहा जा रहा है कि मुकेश पुस्तक पढ़। तो मुकेश त्वम पुस्तकम पढ़ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, या फिर सीधा सीधा आप दूसरे तरीके से, दो तरीके से बना देता हूं चलो इसको, मुकेशः पुस्तकम पठतु, मुकेश पुस्तक पढ़, और सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं इसको त्वम पुस्तकम पठ, त्वम पुस्तकम पठ, त्वम पुस्तकम पठ। ऐसे भी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, मुकेश को साइड में करके, मुकेश है त्वम पुस्तकम पठ, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। दोस्तों रमेश रामायण पढ़े तो रमेशः रामायणम, या पुस्तकम और रामायणम दोनों जो आपके कैसे कर्म है, एप्सितम कर्म है, तो इसमें भी द्वितीया लग गई, इसमें भी द्वितीया का एक वचन है, यहां भी द्वितीया का एक वचन है, यहां भी द्वितीया का एक वचन है, और यहां भी द्वितीया का एक वचन है। तो रमेशः रामायणम पठतु ऐसे हो जाएगा, रमेश रामायण को पढ़े। किशोरी वृंदावन जाए, इसका मतलब किशोरी दोस्तों सेंटेंस बनेगा किशोरी। अब किशोरी के लिए इप्सितम स्थान कौन सा है, वृंदावन जाना, तो उसके लिए वृंदावन में क्या लगा देंगे, द्वितीय, तो किशोरी वृंदावनम, वृंदावनम। और जाने की बात कही जा रही है, बताओ, जाए लिखा जा रहा है, जाए, जाए का मतलब एक वचन का करता है क्रिया, एक वचन की लगाएंगे तो गच्छतु, किशोरी वृंदावनम गच्छतु, मतलब किशोरी वृंदावन जाए, ऐसे बोला जा रहा है। संतोष पत्र लिखेगा, बहुत बेकार चीज है ये दोस्तों। संतोषः पत्रम, और क्रिया आपके किस लकार की है ये पहचान करो, गागी गे आ रहा है, भूतकाल की क्रिया है, तो दोस्तों संतोष है पत्रम लेखिष्यति, ऐसे रूप बन जाएगा, संतोष है पत्रम लेखिष्यति। दोस्तों यहां से आप लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात कि वृंदावनम में द्वितीय का एक वचन है और पत्रम में भी द्वितीय का एक वचन है। यह वाक्य में प्रयोग होगा केवल किसी कर्मणी द्वितीय वाले नियम को समझाने के लिए, यह वाक्य समझाना जरूरी हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नियम है हमारा अकथितम च, अकथितम च, मतलब अकथितम च का मतलब होता है ऐसा भी कहा गया, और ऐसा भी कहा गया, ये इसका मतलब है अकथितम च। अकथितम च का मतलब और ऐसा भी कहा गया। क्या कहा गया कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ हो,
एवं वाक्य में निहित कर्म से अपादान आदि कारक की विवक्षा हो रही हो तो उस गौड़ कर्म में भी द्वितीया विभक्ति का विधान होता है। द्वितीया विभक्ति का विधान होता है। दोस्तों द्वितीया का विधान होता है गौड़ कर्म में। अब हम जानेंगे कि गौड़ कर्म का मीनिंग यहां पे कैसे निकल के आ गया। तो इस सबसे पहले हमको गौड़ कर्म पढ़ना है। गौड़ कर्म का मतलब जिस कर्म के साथ अपादान आदि किसी कारक का चिन्ह लगा हो उसे गौड़ कर्म कहते हैं। उसे गौड़ कर्म कहते हैं। दोस्तों अपादान आदि कारक का चिन्ह लग रहा हो तो गौड़ कर्म कहा जाएगा। अब सबसे पहले सवाल हमारा आता है कि ये द्विकर्मक धातु कौन कौन सी हैं। द्विकर्मक धातुओं के बारे में जानना है आपको। द्विकर्मक धातुएं आपकी कौन कौन सी हैं। तो द्विकर्मक धातुओं में हम बात करें तो 16 होती हैं दोस्तों। ये दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सासु, जी, मत, मुस, नी, ह्री, कृस, वह। तो इनको हम लोग 4 पार्टों में पढ़ेंगे 16 द्विकर्मक धातुओं को। तो द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं। 16 हैं तो दोस्तों 4 पार्ट इनके बनाऊंगा मैं ABCD नाम से। तो A, B, C और D, ये 4 पार्ट आपके हो जाते हैं। दोस्तों इन चारों के लिए हम टेबल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और बाकी का डी ब्लॉक। मित्रों नंबर 1 दुहु। दुहु माने दोहना। दूसरा याच माने मांगना। तीसरा पच का मतलब होता है पकाना। चौथी होती है दंड का मतलब दंड देना। तो ये हो गया दुहु, याच, पच, दंड। दूसरा हम बात करेंगे दूसरे ब्लॉक में दोस्तों 1, 2, 3, 4 रुधे, प्रच्छी, ची, ब्रू। रुध माने रोकना, प्रच्छी माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू माने बोलना। मित्रों लिखते हुए चलना आप लोग बिल्कुल। रुधि, प्रच्छ, ची, ब्रू।
तो देखिए दुह याच पच दंड रुद्र प्रच चीबरू, ये ब्लॉक हमारे तैयार हो रखे हैं ऐसे। तो ब्लॉक से काम आपको करते रहना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना है दोस्तों। नेक्स्टली हम बात करेंगे अभी आगे। तो देखिए अगले तीसरे ब्लॉक में हमारी 4 धातु हैं, सासु, जी, मथ, मुस। तो यहां से 4 धातु हैं आपकी। सासु माने होता है पढ़ाना, जी माने जीतना, मथ माने मथना, मुस माने चुराना। मित्रों आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्टली, यहां पर भी 4 ऑप्शन, एक सेकेंड ब्लैक इंक ले लेता हूं। यहां भी 4 आपके धातुएं होती हैं, नी हरी कृस वह, नी हरी कृस वह। तो दोस्तों ये चारों धातुएं आपके नी माने ले जाना, हरी माने हरण करना, कृस माने जोतना, और वह माने ढोना या खींचना। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये 16 धातुएं जो हैं इनको षोडश द्विकर्मक धातु बोलते हैं, षोडश द्विकर्मक धातुएं। तो षोडश द्विकर्मक धातुओं में जब हम बात करेंगे तो ये आपकी 16 धातुएं बन जाती हैं, दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच चीब्रू सासुजी मथ मुस नी हरी कृस वह। तो इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में जो गौड़ कर्म होगा, कौन सा कर्म होगा, गौड़ कर्म होगा, उसमें अपादान आदि कारक की विवक्षा होने के बावजूद भी अपन द्वितीय लगाएंगे। कैसे लगाएंगे इस बात को हम लोग कहां से सीखेंगे, एक्सरसाइज करके। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, ये 16 द्विकर्मक धातु आपको याद हो जाने चाहिए, तभी तो आप पहचान कर पाओगे कि कैसे कैसे मतलब ये कि ये 16 धातुएं होती हैं। तो इनको याद रखने का तरीका मैंने 4 ब्लॉक आपको इसलिए बनाए कि 1 बाई 1 प्रत्येक ब्लॉक को कम से कम 4-4 बार, 5-5 बार, 8-8 बार आपको याद करना है। हालांकि पारायण का नियम है 1, 3, 5, 7, 11 वाला, तो इस नियम से भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको पहले ब्लॉक से बोलना है, दुहु याच पच दंड, दुहु याच पच दंड, दुहु याच पच दंड, दुहु याच पच दंड, इस तरीके से पढ़ना है। फिर हमारा सेकंड ब्लॉक आता है रुद्र प्रच चीब्रू, रुद्र प्रच चीब्रू, रुद्र प्रच चीब्रू, रुद्र प्रच चीब्रू। फिर हमारा सासुजी मथमुस, सासुजी मथमुस, सासुजी मथमुस, सासुजी मथमुस। और ये फिर नी हरी कृष्वह, नी हरी कृष्वह, नी हरी कृष्वह, नी हरी कृष्वह। इस तरीके से आप इनकी एक्सरसाइज करेंगे, आप इनको आराम से याद रख सकते हैं। अब याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे को तो आता है तो मैं तो बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट मित्रों आगे हम बात करेंगे 16 धातुओं को लेकर हमारे जो सेंटेंस बनेंगे वो कैसे कैसे। सबसे पहले मैं लेता हूं दुह धातु को, और दुह माने होता है दुहिना। दुह माने क्या होता है, दुहिना। दुहिना मतलब दूध निकालना। दोस्तों जैसे मैंने अभी कह दिया कि किशोरी गाय से दूध दुहती है, किशोरी गाय से दूध दुहती है, सेंटेंस बन गया हमारा। हम केवल एक एक वाक्य बना के बताएंगे, क्योंकि ज्यादा वाक्य आप बना सकते हैं खुद, कोई समस्या नहीं है, सीख सकते हैं, आपके लिए अपना विशेषाधिकार है सीखने का, मैं आपको इसमें रोक नहीं पाऊंगा। तो देखो दोस्तों कर्ता कौन हो गया, दुहने वाला किशोरी। तो किशोरी करता है तो प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन प्रमाण मात्र सूत्र से किशोरी का यहां पर प्रथमा व्यक्ति का विधान हो जाएगा। तो दोस्तों प्रथमा व्यक्ति लिखो किशोरी, ये हो गया किशोरी हो गया। गाय से, तो गाय के लिए संस्कृत होती है आपकी धेनु, और गाय के लिए होती है दोस्तों गा। गो शब्द होता है गो, गाम गावो गा, गवा सॉरी गा गावो गावे, गाम गावो गा, इस तरीके से रूप बनेगा। तो दोस्तों आप इस जगह गाम लिख सकते हैं, गाम माने गाय से होता है। अब गाम क्यों लिखेंगे, देखो पहले ये समझना है, गाय से, तो ये से जो है ना ये अपादान कारक का चिन्ह है। यहाँ पर गाय के नीचे जब किशोरी बैठी है तो दूध काट के, दूध निकाल के वो से अलग तो होगी भैया, और अलग होगी तो यहाँ पर अपादान कारक की विवक्षा हो रही है, यानी कि इसमें हमको अपादान कारक दिख रहा है।
अब इस जगह हमको अपादान कारक का चिन्ह लगाना चाहिए बेशक गाय में, लेकिन हमको धातु कौन सी दिख रही है? दुहती है, और दुहती है द्विकर्मक धातु है। तो ये द्विकर्मक धातु हमको रोक देगी कि यहां पर इस गाय से में अपादान कारक होते हुए भी आपको द्वितीय लगानी है। क्यों? क्योंकि इसने निषेध कर दिया हमसे। यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। गौड़ कर्म है आपका ये, और मुख्य कर्म है आपका दूध। तो निश्चित रूप से आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि गौड़ कर्म जो भी होगा उसमें अपादान कारक का चिन्ह दिखाई देते हुए भी हम लोग द्विकर्मक धातु के योग में द्वितीय लगाएंगे। जैसे धेनु के रूपों में मैं बात बता दूं, देखो ऐसे धेनु, धेनु, धेनवे, धेनुम, धेनु, धेनु। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो रूप है ना धेनुम, ये द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन है ऐसे, ठीक है। अब हम लोग यहां पे धेनवा, धेनवे, धेनवई, धेनवई, धेनवा, 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 ऐसे इन रूपों में से हमको ये तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का, ये षष्ठी का, ये सप्तमी का। तो दोस्तों हमको पंचमी का रूप चाहिए होता है, तो पंचमी का हमको धेनवा लगाना चाहिए था, लेकिन ये द्वितीय जो धातु है ना द्विकर्मक है, इसलिए ये द्वितीय का रूप लगाने के लिए हमको कह रही है, तो यहां पर हमको धेनुम रूप लगाना पड़ेगा। तो किशोरी धेनुम, और दूध है तो दूध में द्वितीय लगेगी, दुग्धम और दुहती। इस तरीके से ये वाक्य हमारा तैयार हो जाएगा, किशोरी धेनु दुग्धम दुहती। अब इसमें गलती कहां हो सकती है? गलती हो सकती है, मान के चलिए सेंटेंस आपको आ जाए, हालांकि आपको मैं वाक्य शुद्धि के अंतर्गत ये चीजें बताने वाला हूं, अलग से टेंशन नहीं लेवे, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा मैं यहां पर। किशोरी धेनवा दुग्धम दुहती, अगर ऐसे ये वाक्य लिखा हुआ हो तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यहां से। और शुद्ध कैसे होगा? धेनुम लिख के। ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अब मित्रों ऐसी गलती आप लोग नहीं करें, इसलिए आपको मैं इन गलतियों से आपको बचाने के लिए वाक्य के अंतर्गत भी कुछ बातें करूंगा। तो फिलहाल सीधा सीधा जो सेंटेंस है, सही से जो सेंटेंस है उसको आप दिमाग में रखिए केवल, क्योंकि इन चीजों को हम बाद में चर्चा करेंगे आपके लिए वाक्य शुद्धि के अंतर्गत। दूसरी धातु है दोस्तों याच। याच माने मांगना। सेंटेंस है हमारा, वामन बलि से भूमि मांगता है। वामन बलि से भूमि मांगता है। दोस्तों वामन बलि से भूमि मांगेगा, तो वामन कौन हो गया? कर्ता हो गया। बलि कौन हो गया? ये गौड़ कर्म। तो यहां पर वामन की संस्कृत अब की क्या होगी? वामन ही हो जाएगी। अब बलि से मांग रहा है, बलि से, तो यहां मांग के उससे अलग होगा, यहां भी अपादान कारक की विवक्षा हो रही है। तो ये अपादान कारक की विवक्षा इसमें, यानी कि अपादान से मतलब नहीं है, अपादान हो, करण हो, संप्रदान हो, अधिकरण हो, कोई सा भी कारक हो सकता है। इनके साथ जहां चिन्ह आ जाएगा, जिस कर्म के साथ अपादान, अधिकरण, करण, संप्रदान कोई से का भी चिन्ह आ जाएगा, वह कर्म आपका गौड़ कर्म होगा। और उस गौड़ कर्म में भी हमें द्विकर्मक धातु के कारण 16 जो नाम बताए, इनकी उपस्थिति के कारण वहां पर द्वितीय लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, यहां बलि से पंचमी लगनी चाहिए, लेकिन हम द्वितीय लगाएंगे, बलिम हो जाएगा। क्योंकि द्वितीय का नियम मैंने बताया कि प्रत्येक संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, प्रत्येक में मां जुड़ता है, ऐसा बताया मैंने आपको। द्वितीय एक वचन में क्या जुड़ता है? मां। और द्वितीय के बहुवचन का नियम आपको याद होगा, शब्द रूपों में क्या दिखाया था कि द्वितीय के बहुवचन में स्त्रियां 2 बिंदी लगाती हैं और पुरुष ना करते हैं संज्ञा रूपों में। तो ये चीज भी आपको दिमाग रखनी है। बामन है बलिम, भूमि की संस्कृत होती है वसुधा, और द्वितीय में वसुधाम हो जाएगा। और याच धातु का आत्मनेपदी रूप याचते। तो वामन है बलिम वसुधाम याचते। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा गौड़ कर्म है, कौन सा मुख्य है। तो दोस्तों यहां पर ये गौड़ कर्म ये हो गया,
और यहां पर गौड़ कर्म आपका ये वाला हो गया। जीके का मतलब गौड़ कर्म, ये आपका मुख्य कर्म हो गया, और यहां पर दोस्तों ये आपका मुख्य कर्म हो गया। तो ये गौड़ कर्म या मुख्य कर्म भी पूछ सकता है आपसे पेपर में, तो आपको इनको भी दिमाग में रखना है। जैसे सेंटेंस दे दे, बामने बलिम वसुधाम याचते अत्र गौड़ कर्मे अस्ति, बामन है बलिम वसुधाम याचते, चारों को ऑप्शन में लिख दे। तो बताओ क्या करोगे गौड़ कर्म में? बलिम आ जाएगा, मुख्य कर्म को लेकर बात करें तो वसुधाम मुख्य कर्म आ जाएगा। ये बात भी आपसे पूछ सकता है बेशक। दुह याच, अब हम बात करें तीसरे नंबर पच धातु। पच माने होता है दोस्तों पकाना, पच माने क्या होता है? पकाना। अब पकाने के अर्थ में हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे मैंने कह दिया राधा चावलों से भात पकाती है, राधा चावलों से भात पकाती है। दोस्तों राधा कर्ता हो गया, चावलों से पका रही है ना, किससे? चावलों से। तो राधा चावलों से भात पकाती है, तो चावल यहां पे क्या हो गया? गौड़ कर्म, चावलों के द्वारा। यहां पर करण की विवक्षा हो रही है, साधक तमम करणम, मतलब नियम से यहां पर करण प्रतीत हो रहा है। लेकिन हम लोग द्विकर्मक धातु की उपस्थिति के कारण इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? द्वितीया लगा देंगे। तो दोस्तों देखो, राधा की संस्कृत बनाओ, राधा क्योंकि कर्ता के रूप में आई है, प्रथमा का एक वचन लग जाएगा। राधा एक वचन का, ये तो एक वचन लगेगा। अगर राधा बहुवचन होती, जैसे राधा चावलों से भात पकाती हैं होता, तो यहां पर राधा बहुवचन के रूप में आ जाती। तो राधा एक वचन का करता है तो राधा लिख दिया, चावलों से। और चावलों को बोलते हैं संस्कृत में तंडुल। क्या बोलते हैं? तंडुल। तंडुल माने होते हैं चावल। और दोस्तों ओदन माने होते हैं भात। भात का मतलब जानते हो आप? भात होते हैं पके हुए चावल और तंडुल होते हैं कच्चे चावल, ये अंतर समझ लेना। तो चावलों से, एक चावल थे तो भात पकेगा नहीं, एक ही बनेगा, बहुत सारे होंगे। तो चावल के यहाँ पे तंडुल के रूप जो लिखते हैं वो द्वितीया के बहुवचन में लिखना है। तो क्या आ जाएगा? तंडुलान, राधा तंडुलान। अब भात पका रही है दोस्तों, तो ओदनम, ओदने, ओदनानी, चावलों से भात पकाती है। तो यहां पर तंडुलान ओदनानी आएगा, तंडुलान ओदनम आएगा। राधा चावलों से भात पकाती है, तो राधा तंडुलान ओदनम पचती या ओदनानी पचती, क्योंकि यहां पे भात एक वचन का है दोस्तों, तो केवल हमको ओदनम लिखना है। तो राधा तंडुलान ओदनम पचती, ओदनम पचती, ऐसे रूप बन जाएगा। एक बात और ध्यान से सुनना कि यहां जितनी भी द्विकर्मक धातुओं के मैं 16 प्रकार के वाक्य आपको बताऊंगा, इन 16 प्रकार के वाक्यों में जब हम लोग वाच्य परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब? वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन के दौरान केवल मुख्य कर्म में ही परिवर्तन होगा, गौड़ कर्म में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गांठ बांध के नोट लगा के लिख लो यह चीजें अपनी नोटबुक में, ऊपर ऊपर नोट लगा के लिखो। नोट में लिखना क्या है कि वाच्य परिवर्तन दशा में द्विकर्मक धातु वाले वाक्य में केवल गौड़ कर्म में ही परिवर्तन होता है, मुख्य कर्म, सॉरी, केवल मुख्य कर्म में ही परिवर्तन होता है, गौड़ कर्म में नहीं। वाच्य के अंतर्गत द्विकर्मक धातु के योग में यदि कोई वाक्य आ जाए तो निश्चित रूप से वहां पर मुख्य कर्म में ही परिवर्तन होगा, गौड़ कर्म में नहीं होगा। यह बात है कहना चाह रहा हूं भैया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरी धातु, ये हो गई। चौथे पे चलते हैं दोस्तों। चौथा जो होता है हमारा दुह याच पच दंड, और दंड का मतलब होता है दंड देना। दंड माने क्या हो गया दोस्तों? दंड देना हो गया। तो दंड देने के लिए राजा नौकर को 100 रुपए से, 100 रुपए से दंड देता है। राजा नौकर को कितने रुपए से दंड देता है? 100 रुपए से। तो दोस्तों कर्ता कौन हो गया? राजा, नौकर और 100 रुपए से।
देखो क्लियर से समझ लो, नौकर को 100 रुपए से, दंड देना तो क्रिया हो गई द्विकर्मक, तो नौकर यहां पे मुख्य कर्म या गौण कर्म बताओ। नौकर यहां पर मुख्य कर्म होगा क्योंकि को लग रहा है इसके साथ, मुख्य कर्म के साथ में हमेशा को लगा हुआ आता है, और गौण कर्म में अपादान आदि कारक का चिन्ह लगा होता है। तो 100 रुपए से ये आपका गौण कर्म हो गया। तो दोस्तों बनाओ सेंटेंस को वापस से, नृपः, क्या हो गया, नृपः, नौकर की संस्कृत होती है भृत्य, तो भृत्यम 100 रुपए से, इसमें अपादान आदि कारक का चिन्ह जो लग रहा है, कि तृतीय करण का चिन्ह लग रहा है, 100 रुपए से, 100 रुपए के द्वारा है 100 रुपए से, तो दोस्तों अपादान आदि कारक का चिन्ह लग रहा है, क्लियर सी बात है। तो नृपय भृत्यम, अब इसको अपादान कारक का चिन्ह लगने के कारण भी अपन द्वितीय लगाएंगे, क्योंकि धातु आपकी कैसी है, द्विकर्मक है, कौन सी, दंड देना, तो नृपय भृत्यम सतम दंडयति, नृपय भृत्यम सतम दंडयति, दुह याच पच दंड, 4 धातु हो गई दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 5वीं की तरफ, रुधि, रुधि माने होता है दोस्तों रोकना, रुधि माने क्या होता है, रोकना। अब रोकना, इसके लिए वाक्य क्या होगा, जैसे कृष्ण वाड़े से गाय को रोकता है, कृष्ण बाड़े से गाय को रोकता है। कृष्ण जो है दोस्तों, बाड़ा आप जानते ही हैं, भैंसों का बाड़ा, पशुओं का बाड़ा, तो बाड़े से गाय को रोकता है। तो दोस्तों बाड़े की संस्कृत क्या होती है ये समझ लो आप सबसे पहले, एक तो होता है ब्रज और एक होता है ये वाला ब्रज, इस वाले ब्रज को अपन ब्रिज भी बोल देते हैं ऐसे। तो ये ब्रज क्षेत्र वही है जहां पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल ऐसे क्षेत्र आपके आ जाते हैं, जैसे डीग है, भरतपुर का कामा क्षेत्र है, तो दोस्तों ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये ब्रज लोक की बात हो गई, और ये वाला नीचे वाला जो ब्रज है इसका मतलब होता है दोस्तों बाड़ा। तो याद रखना, इसको अपन वाड़े के नाम से जानते हैं, और इसका मतलब ब्रज क्षेत्रों की बात आ गई, ब्रज क्षेत्र की बात आ गई। तो दोस्तों कृष्ण रोक रहा है, क्योंकि कृष्ण को गोपाल भी बोला जाता है, गायों के रखवाले, गायों के पालने वाले भी बोला जाता है इनको। तो दोस्तों वापस से बनाएंगे, कृष्ण करता है तो प्रथमा लग जाएगी, बाड़े से रोक रहा है दोस्तों, तो ब्रजम, क्योंकि एक वचन है ये, तो ब्रजम हो जाएगा। गाय एक है तो धेनुम लिख दो चाहे गाम लिख दो, तो कृष्ण है ब्रजम गाम अब रुणद्धि, अब रुणद्धि। ये सेंटेंस आपको एज इट एज दिमाग में रखने हैं, क्योंकि पेपर में आपको एज इट एज ही पूछे जाएंगे अगर आए तो, कहीं कोई अंतर नहीं है लेस मात्र भी, और अगर थोड़ा बहुत अंतर आए तो इनमें अंतर आ सकता है, बाकी धातु पद सेम रहेंगे एज इट एज। ठीक है मित्रों, कृष्ण बाड़े से गाय को रोकता है, तो यहां पर मुख्य कर्म कौन हो गया, ये आपका मुख्य कर्म हो गया, कौन बताओ, मुख्य कर्म हो गया आपका ये वाला, और गौड़ कर्म हो गया आपका ये वाला। तो ये गौड़ कर्म, ये मुख्य कर्म। ठीक है साथियों, हम लोग बढ़ते हैं आगे नंबर 6 पर। छठवें नंबर की धातु, पहला ब्लॉक हम क्लियर कर चुके हैं, दुह याच पच दंड। दूसरे ब्लॉक में पहली धातु रुद्र पढ़ा चुके हैं, रुद्र फिर आप पढ़ेंगे प्रच्छी। तो प्रच्छी माने होता है पूछना, प्रच्छी का मतलब प्रच्छ, और प्रच्छ का मतलब होता है मित्रों पूछना। अब इसको लेके हम सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस हमारा बन रहा है क्या, जैसे साधु, साधु बालक से रास्ता पूछता है, साधु बालक से रास्ता पूछता है। तो दोस्तों ये साधु हो गया, साधु करता है, बालक यहां पे क्या हो गया बताओ, बालक हो गया यहां पर गौड़ कर्म, और रास्ता ये हो गया मुख्य कर्म, और पूछता है ये क्रिया हो गई द्विकर्मक। तो बनाओ सेंटेंस को, साधु, एक सेकेंड, साधु, ये अब मैंने पहले से ही लगा रखा है ना,
यार विसर्ग लगा दिए थे। साधु, बालक से रास्ता पूछ रहा है तो साधु की साधु बना दो। अब बालक से या बालक के द्वारा रास्ता पूछ रहा है तो तृतीया का रूप हो गया, यह अपादानादि कारक के अंतर्गत आ गया। तो दोस्तों द्वितीय लगानी है क्योंकि धातु द्विकर्मक है, तो बालकम हो जाएगा या माडवकम हो जाएगा कि छोटा बालक है, तो बालकम या माडवकम लिख देंगे। और रास्ता पूछ रहा है दोस्तों, तो रास्ते के लिए पंथानम, क्योंकि पथिन शब्द के रूप पढ़ेंगे, पंथा शब्द के रूप पढ़ेंगे, तो वह निश्चित रूप से पंथानम आपका रूप आएगा। और धातु आपकी प्रच्छ है तो प्रच्छति आ जाएगा, क्योंकि साधु एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। मुख्य कर्म गौड़ कर्म आपको बताई दिए हैं, पहचान करके दिमाग में रखना है। रुद्र प्रच्छ ची, ची माने होता है साथियों चुनना, ची माने क्या होता है चुनना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे यहां पर। ची माने चुनना को लेके लिखेंगे सेंटेंस। जैसे किशोरी बाग से फूल चुनती है, किशोरी बाग से फूल चुनती है। किशोरी जब पूजा करती है तो बाग से क्या चुनती है दोस्तों, फूल चुनती है। तो अब हम लोग इसको बात में सेंटेंस को समझते हुए चलेंगे। करता है किशोरी, तो किशोरी में प्रथमा लगा देंगे, किशोरी हो गया। बाग से, तो बाग एक स्थान है जिसको बगीचा बोलते हैं दोस्तों, तो यहां पर अपादान आदि कारक का चिन्ह लग रहा है, यानी कि बाग में जाएगी फूल चुन के आ जाएगी, तो अपादान कारक का चिन्ह से। तो दोस्तों ये द्विकर्मक धातु लगने के कारण इसमें अपादान कारक होते हुए भी द्वितीय लगाएंगे, तो उपवनम, उपवनात नहीं करेंगे, उपवनम करेंगे। उपवनात तो पंचमी का रूप हो जाता और उपवनम द्वितीय का है। द्विकर्मक धातु नहीं होती तो यहाँ उपवनात ही लिख देते। यदि यहाँ द्वितीय की द्विकर्मक धातु है तो उपवनम ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो रूप है वो द्वितीय का एक वचन है, ध्यान रखना, क्योंकि द्विकर्मक धातु ये चुनती है, इसके योग में लगाए। तो किशोरी उपवनम पुष्पाणी, फूल एक ना चुन रही भैया, बहुत सारे चुन के लेके आवे, तो पुष्पाणी लिखेंगे हम लोग। और एक वचन का करता है तो क्रिया एक वचन की चिनोती, किशोरी उपवनम पुष्पाणी चिनोती, किशोरी बगीचे से फूल चुनती है। मित्रों नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला सेंटेंस लेकर। तो देखिए सेकंड ब्लॉक जो हमने पढ़ा था, दुह याच पचदंड, तो पहला ब्लॉक हो गया। दुह याच पचदंड रुध प्रच्छ ची ब्रू। अब हम लोग ब्रू को लेके बात कर रहे हैं। तो ब्रू माने होता है कहना, ब्रू माने क्या होगा दोस्तों, कहना। वाक्य बनाएंगे, गुरु शिष्य से धर्म कहता है। धर्म कहने का मतलब है धर्म की बात कहता है, तो गुरु शिष्य से धर्म कहता है। तो दोस्तों कर्ता के रूप में कौन आ गया, गुरु है, तो गुरु में कर्ता के रूप में प्रथमा लगाओ। गुरु शिष्य से, यानी शिष्य से बात कर रहा है, तो शिष्य से धर्म कह के शिष्य अलग गुरु अलग, तो अपादान कारक की विवक्षा हो रही है। तो यहां पर ये कहना क्रिया जो है ब्रू, ये द्विकर्मक है, इसलिए यहां पर अपादान कारक की विवक्षा होने के कारण भी द्वितीय लगेगी। तो गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। तो ये आपकी धातुएं हो गई कंप्लीट, 4 धातुएं पहले पढ़ा दी, 4 ये पढ़ा दी, 8 धातु हो गई। अब हमारी 8 धातुएं और बचती हैं, तो वापस से हम लोग उधर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 9, रुद्र प्रच्छ चीब्रू के बाद में सासू जी मतमुस, तो सासू पे आ जाओ। सासू माने होता है दोस्तों पढ़ाना,
सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, गुरु शिष्य को वेद से पढ़ाता है। गुरु शिष्य को वेद से पढ़ाता है। वेद जानते हैं, ऋक यजु साम अथर्व 4 वेद होते हैं आपके। तो गुरु हमारे जो है वो शिष्य को किससे पढ़ा रहे हैं? वेद से। तो मित्रों यहां पर कर्ता के रूप में कौन आ गया? गुरु। तो गुरु में हम लोग प्रथमा बना देंगे, प्रथमा का रूप लगाएंगे, विसर्ग हो जाएगा। शिष्य का मतलब शिष्यम, जो कि मुख्य कर्म है, द्वितीय लग जाएगी। वेद से पढ़ा रहा है, वेद हो गया आपका गौड़ कर्म पंचमी का रूप होते हुए भी, सॉरी तृतीया का रूप है वेद के द्वारा, तो तृतीया का रूप होते हुए भी यहां पर हम लोग द्वितीय लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाना जो क्रिया है वो द्विकर्मक है, तो वेद से में अपादान कारक की विवक्षा होने के कारण भी द्वितीय लगाएंगे। तो गुरु शिष्यम वेदम, और पढ़ाना का होता है शास्ति। गुरु शिष्यम वेदम शास्ति। तो गुरु शिष्यम वेदम शास्ति का मतलब यहां पर अगर पूछ ले कि वेदम आपका मुख्य कर्म है या गौड़ कर्म, तो क्या जवाब देंगे आप बताओ? वेदम आपका गौड़ कर्म है। और शिष्यम में पूछा जाए कौन सा कर्म है, तो दोस्तों ये चीज हमको कैसे पता चलेगी आप लोग सोच सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका हिंदी अनुवाद करके आपको अनुमान लगेगा कि गौड़ कर्म है या मुख्य कर्म। जब तक आप हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे इसका, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगला हम लोग 10वें नंबर पर धातु लेते हैं, जी धातु। और जी माने होता है मालिक जीतना। जीतना क्रिया से रूप बनाएंगे, जैसे मुकेश राकेश से 500 जीतता है। 500 जीतता है। दोस्तों मुकेश राकेश से 500 जीतता है, तो मुकेश यहां पे कर्ता हो गया और राकेश भी यहां पे क्या है? कर्म है। कैसा कर्म? गौड़ कर्म 500, ये मुख्य कर्म और जीतना क्रिया द्विकर्मक हो गई। तो दोस्तों बनाइए मुकेशः राकेशम। राकेश साथ नहीं करेंगे, राकेशम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये गौड़ कर्म है और गौड़ कर्म में जी धातु के योग में द्वितीय लग रही है। तो मुकेश है राकेशम पंचशतम, और जीतता है का हो जाएगा जयति। मुकेश है राकेशम पंचशतम जयति। तो ये जी धातु हो गई मित्रों। अगला हम लेते हैं नंबर 11वां, सासू जी मथ। मथ माने होता है मथना। मथना मित्रों क्या मथा जाता है? दही से दूध या दूध से दही? ना तो दही से दूध मथा जाता, दही से क्या मथा जाता है दोस्तों? घी या छाछ मथी जाती है। तो लिखेंगे हम लोग आशा दही से घी मथती है। घी मथती है, या फिर मैं आपको कह दूं दही से मक्खन मथती है। ऐसे करो, दही से मक्खन मथती है। दोस्तों आशा की संस्कृत आशा ही रहेगी। आशा, दही की संस्कृत क्या होती है? दधी। अब दही से मथ के अलग हो रही है, अपादान कारक की विवक्षा हो रही है, लेकिन मथ धातु द्विकर्मक है, इसलिए यहां पर पंचमी का रूप ना लगा के हम द्वितीय का ही लगाएंगे। तो दधिम हो जाएगा। और द्वितीय का रूप लगाने का आसान सा तरीका बता दिया, प्रत्येक में मां जुड़ जाता है, कोई समस्या है ही नहीं। ये सारे नियम जो मैंने पीछे से बताए इनको आप यहां याद करोगे तो आसानी और ज्यादा हो जाएगी आपको। तो आशा दधिम, मक्खन की होती है नवनीतम, और एक वचन का क्रियापद मथनाती आ जाएगा। आशा दधिम नवनीतम मथनाती। मित्रों नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं आगे, नंबर 12 मुस। मुस माने होता है चुराना। सेंटेंस को लेके हम बात कर रहे हैं। मुस माने चुराना हो गया। तो जैसे पुत्र
पिता से हजारों को चुराता है, हजारों चुराता है। दोस्तों पिता पुत्र से हजारों चुरा रहा है। पिता हो गया कर्ता, पुत्र हो गया यहां पर कैसा कर्म, सॉरी पुत्र पिता से, सॉरी पुत्र हो गया क्या कर्ता, पिता हो गया क्या यहां पर गौड़ कर्म, और हजारों हो गया मुख्य कर्म, और चुराना हो गई द्विकर्म क्रिया। तो दोस्तों बनाएंगे वापस से सेंटेंस को। पुत्र पितु, आपको याद है मैंने रिकारांत शब्दों के रूप बताए थे, ता तरम त्रा तू तू तरी, फॉर्मूला याद आ रहा होगा। तो पितृ मूल शब्द होता है ता तरम त्रा त्रे तू तू तरी, तो पंचमी के रूप में तू आता है, तू पे विसर्ग हो गए, तो ये पंचमी का रूप आपको लगाना है। लेकिन अगर क्रिया यहां पे क्या नहीं होती द्विकर्मक, तब तो पंचमी का लग जाता। अब क्रिया द्विकर्मक है तो पंचमी का नहीं लगाना, क्या करना है, द्वितीया ही करनी है। तो पिता पितरम सहस्रम मुषणाति, याद रखना ये गलती नहीं कर रहे हैं आप। अगर यहां पर पितरम की जगह पितु लगा आ रहा है तो ये वाक्य अशुद्ध है, और पितरम लगा के आप इसकी शुद्धिकरण कर सकते हैं। दोस्तों अगला कमेंट, अगला सेंटेंस आपका, सासू जी मतमुस नी हिरी, नी हिरी कृष्ण वह पे बात करेंगे। तो नी माने होता है ले जाना, नी माने ले जाना हो जाएगा। सेंटेंस बनाओ, किसान खेत से फसल को ले जाता है, किसान खेत से फसल को ले जाता है। सेंटेंस हमारा बनेगा तो किसान की संस्कृत हो जाएगी कृषकः, अब खेत एक वचन का है तो क्षेत्रम, फसल की संस्कृत हो जाएगी सस्यम, और ले जाता है कि हो गई नयति, कृषक क्षेत्रम सस्यम नयति, किसान खेत से फसल को ले जाता है। नेक्स्ट मित्रों अगला हम बात करेंगे 14 नंबर की धातु हिरी, हिरी माने होता है हरण करना, हिरी माने क्या होता है, हरण करना। दोस्तों सेंटेंस बनेगा, रावण पंचवटी से, पंचवटी, रावण पंचवटी से, नहीं रावण ने कर दो, रावण ने पंचवटी से सीता का हरण किया, सीता को हरा। दोस्तों सेंटेंस को लेके अब हम दूसरे लकार में पहुंच चुके हैं। अभी तक तो वाक्य हमने केवल लट लकार में बनाए थे, अब यहां से लकार चेंज कर दिया है, लंग लकार में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां लंग लकार होगा वहां कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा होगा। तो ने चिन्ह लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ, ने चिन्ह यदि यहां पर लग रहा है तो निश्चित रूप से आपको जान लेना चाहिए कि यह क्रिया आपकी कैसी है, ये क्रिया आपकी भूतकालिक है। तो दोस्तों रावण ने हो गया, बनाओ रावण पंचवटी से जा रहा है, पंचवटी से हरण करके ले गया, पंचवटी स्थान से अलग हुआ तो अपादान कारक लग रहा है, तो पंचमी का रूप होते हुए भी द्विकर्मक धातु के कारण द्वितीय लग जाएगी, पंचवटीम आ जाएगा। तो रावण है पंचवटीम सीता, मुख्य कर्म है तो सीताम, हरत की आहरत हो जाएगा, रावण है पंचवटीम सीताम अहरत, रावण ने पंचवटी से सीता का हरण किया, या रावण ने पंचवटी से सीता को हरा। नीहिरी कृष, कृष माने होता है जोतना या खींचना, कृष माने क्या होता है, जोतना या खींचना। मित्रों सेंटेंस को बनाएंगे अभी हम, सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे किसान बैल से हल खींचता है, किसान बैल से हल खींचता है। दोस्तों बैल हो गया आपका क्या, गौड़ कर्म,
और हल हो गया मुख्य कर्म, तो निश्चित रूप से द्विकर्मक धातु का विधान हो रहा है। तो सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग, कैसे बनेगा? किसान की संस्कृत हो जाएगी कृषकः, और बैल में पंचमी लगने के कारण भी द्विकर्मक धातु है तो द्वितीय लग जाएंगे, लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वृषभम। वृषभम कृषक है, वृषभम हलम करसती, इस तरीके से। और दोस्तों अंतिम चरण में जब हम बात करते हैं तो 16 नंबर की धातु होती है नी हरी कृष वह। वह माने होता है ढोना, वह माने ढोना या खींचना अर्थ होता है। दोस्तों यहां पर जैसे मैं कह दूं कुम्हार गधे से गाड़ी खींचता है, गाड़ी को ढोता है या गाड़ी को खींचता है दोस्तों, तो कुम्हार की संस्कृत हो जाएगी कुंभकारः, और गधे की संस्कृत हो जाएगी गर्दभम। अब पंचमी का रूप नहीं लगाएंगे क्योंकि द्विकर्मक धातु में बार बार कहता आ रहा हूं, तो गर्दभम। गाड़ी की संस्कृत होती है सकटम, और खींचने की संस्कृत हो गई करसती। दोस्तों ये 16 द्विकर्मक धातु जो मैंने आपको बताई हैं, उनके आपको बाकायदा संज्ञान में रखना है, इनको याद करके रखना है, और इनसे संबंध में मुख्य कर्म गौण कर्म का सवाल पूछा जाता है, जो कई बार मैं आपको एक्सरसाइज में बता चुका हूं। आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से अनुशीलन करना है, धातु के अर्थ भी जान लेने हैं। और एक बात जरूर सीख लें आप कि जो सेंटेंस मैंने 16 के 16 आपको लिखाए, इनका हिंदी अनुवाद करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप हिंदी अनुवाद नहीं कर पाएंगे तब तक आपको मुख्य कर्म और गौण कर्म निकालने में असुविधा रहेगी। और यहां इस नियम में केवल यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है। दोस्तों अगली क्लास में हम आगे इस टॉपिक की चर्चा को बढ़ाएंगे, तब तक देखते रहिए अवस्थी कंपटीशन क्लासेस। नमस्कार, धन्यवाद।